तो ये आपका ठीक है, तो ये आपका इग्नू का थर्ड ईयर का कोड है BHIE 143 हिस्ट्री का कोड है, जिसमें हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ, बोल सकते हैं कि एनवायरमेंटल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एनवायरमेंटल हिस्ट्री क्या था, यानी कि पर्यावरण इतिहास क्या था, पर्यावरण के रूप में इतिहास की उत्पत्ति, या फिर जो इतिहास के रूप में पर्यावरण है उसका स्वरूप कैसा रहा। यानी कि पर्यावरण जैसे बात कर लेते, जैसे आज हम एनवायरनमेंट देख रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट पहले भी ऐसा था? ऐसा नहीं है। इसका इतिहास, इसका स्वरूप कैसा था, पहले पर्यावरण का स्टार्टअप कहाँ से हुआ था। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मान लिया जाए, जैसे कि आपने देखा है कि जो ह्यूमन बीइंग था वो पहले एक आदि मानव, एक बोल सकते हो मतलब एक बंदर के स्वरूप, एक जंगली बंदर के स्वरूप था। ठीक है, उससे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो उसमें समझ हुआ, सूझबूझ हुआ, फिर उसके बाद समझदारी आई, लाइट, तो वो एक मानव का इतिहास रहा। ठीक है, इसमें तो हम इस पर्टिकुलर इस बुक में हम पर्यावरण का इतिहास पढ़ेंगे। तो इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है इतिहास में पर्यावरण संबंधित मुद्दों का अध्ययन एंड परिप्रेक्ष्य। अगर इतिहास की बात कर लेते हो, इतिहास में पर्यावरण का संबंधित, यानी कि इतिहास के मुद्दे पर पर्यावरण का संबंध कैसे रहा, उसके अध्ययन के बारे में हम पढ़ेंगे इसके फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं 1.0 उद्देश्य। इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है? इस चैप्टर का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि पर्यावरण से सभी लोगों को अवगत कराना कि पर्यावरण का इतिहास किन रूपों में और किस विशेषता के रूप में पर्यावरण का स्वरूप आगे बढ़ता गया। पर्यावरण पहले कैसा था, पर्यावरण में बात कर ली जाए तो अलग अलग वनस्पति, जीव जंतु का स्वरूप कैसा था, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं 1.1 के बारे में, प्रस्तावना। प्रस्तावना का बात कर लेते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो प्लेटो और बोल सकते हो कौटिल्य जैसे जो इतिहास लेखककार है, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि प्लेटो और कौटिल्य जैसे विद्वान थे, जिन्होंने अपने लेखन क्रिया के माध्यम से पर्यावरण की व्यवस्था, एनवायरमेंटल स्टडी के रूप में उन्होंने एनवायरमेंट को, हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को एक्सप्लेन करते हुए बताया। अगर हम मॉडर्न टाइम की बात कर लेते हैं तो 1960 से लेकर 1970, यानी कि 1960 से लेकर 1970 तक जो ये टाइम पीरियड रहता है, इसमें पर्यावरण का जो स्वरूप है विकसित रूप माना जाता है। इसमें लोगों की समझदारी काफी हो चुकी थी। ठीक है, संसाधन, संसाधन इट मीन्स आपके सोर्सेज। ठीक है, आज हम मनुष्य देखते हैं अलग अलग संसाधनों का प्रयोग करके हम अपना वातावरण और अपने जीवन का सरलता उपयोग करते हैं, जीवन को सरल बनाने के लिए सोर्स का उपयोग करते हैं, संसाधनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पर्यावरण में अलग अलग, जैसे एयर। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एनवायरमेंट। आपके बोल सकते हैं अलग अलग कीटनाशक, अलग अलग जीव जंतु जो दिन प्रतिदिन अब समाप्त होते जा रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं इतिहास। पर्यावरण के इतिहास में अलग अलग वनस्पति पाई जाती थी, अलग अलग जीव जंतु पाए जाते थे। जैसे आप लोग देख सकते हो ड्रैगन्स, ड्रैगन्स का आज इतिहास मिलता है, तो वो भाई एक पर्यावरण का एक जीव था जो कि अब विलुप्त हो चुका है। तो ये क्या है? एक पर्यावरण का इतिहास है जिसमें अलग अलग जीव जंतु हमारे स्वरूप में पाए जाते थे, लेकिन अब उनका स्वरूप अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और अगर इतिहास के रूप में देखा जाए तो मनुष्य है धीरे धीरे समझदार होकर अपना विकास निश्चित रूप में आज पर्यावरण के माध्यम से कर रहा है। पर्यावरण के माध्यम से ही मनुष्य अपना विकास करने में सक्षम हो पाया है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं डोनाल्ड वर्स्टर्न, एक विद्वान थे यहाँ पे, डोनाल्ड वर्स्टर्न ने कहा था कि पर्यावरण एक ऐसा स्वरूप है जिसके रूप में मानव अपने जीवन को प्रकृति के माध्यम से विकसित कर पाएगा। ठीक है, ये कौन कह रहा था? डोनाल्ड डोनाल्ड वर्स्टर्न, ये विद्वान कह रहे थे, फिलोसोफर या भी बोल सकते हो कि विद्वान थे। ठीक है, अब उसके बाद हमारा 1.2 आ जाता है, पर्यावरण इतिहास क्या है, वैश्विक और राष्ट्रीय क्षेत्रीय। ठीक है,
यानी कि पर्यावरण की बात कर लेते हैं। भाई एनवायरनमेंट इतिहास की बात करें तो हम देख सकते हैं कि आज डोनाल्ड और ह्यूसेस जो हैं वो इस बात को बताते हैं कि प्राचीन काल यानी कि बोल सकते हो कि आपका जो इतिहास रहा है प्राचीन काल के रूप में, ठीक है, हिस्टोरिकल रूप में रहा है, ठीक है। तो जिस तरीके से मानव चारों ओर से पर्यावरण से घिरा हुआ था, मानव की जो दुनिया थी पर्यावरणीय थी, लेकिन आज के समय की बात कर लेते हैं, मानव आज बखूबी पर्यावरण का दोहन कर रहा है, पर्यावरण का गलत उपयोग कर रहा है, जितनी आवश्यकता उससे अत्यधिक पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है। इट मीन्स मोरल ऑफ द टाइम क्या है कि आज जो मानव है पर्यावरण के ऊपर हावी हो रहा है, लेकिन पर्यावरण मानव से ऊपर है, इस बात को आज मानव है भूलता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग विद्वान इसी बात को रखते हैं, जैसे कि जे डोनाल्ड ह्यूसेस जो है उन 2010 में एक इंटरव्यू, बोल सकते हैं इंटरव्यू ऑफ एनवायरमेंटल हिस्ट्री के रूप में बताते हैं। आपका ये पृष्ठ देखोगे 124 पे देखा, 1 से लेके 24 तक देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जे आर मैकलिन जो पर्यावरण इतिहास के 3 मुख्य धाराओं को पहचानते हुए अपने बातों में रखते हैं कि जो पर्यावरण है वो भौतिक इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी कि भौतिक जो मानव आपके देख सकते हैं प्राकृतिक रूप में पर्यावरण जो है महत्वपूर्ण है। पर्यावरण में जिस प्रकार से आपके जीव जंतु वनस्पति या फिर जितने भी आपके पदार्थ पाए जाते हैं वो पर्यावरण का एक हिस्सा है, ठीक है। मानव भी एक पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर पृथ्वी की इतिहास की बात की जाए तो जिस तरीके से मानव का विकास हुआ है, पृथ्वी का भी विकास महत्वपूर्ण उसका इतिहास छुपा है, ठीक है। दूसरी ओर पे बात कर लेते हैं तो हमारी संस्कृति का जिस तरीके से वृद्धि होता जा रहा है, अलग अलग सांस्कृतिक अलग अलग धर्म विचार हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, हमारे समाज के ऊपर, ठीक उसी प्रकार से आज जो मनुष्य है वो पर्यावरण पर हावी हो रहा है। आज हम बोलते हैं कि हमारे हिंदू धर्म का विनाश हो रहा है, हिंदू धर्म समाप्त हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से आज हमारा पर्यावरण भी समाप्त हो रहा है। पर्यावरण के इतिहास की बात कर ली जाए तो जाति पात से शेष रहकर पर्यावरण एक ऐसा स्वरूप है जो किसी भी जाति किसी भी मनुष्य को एक बराबर मानते हुए सभी के लिए सभी बराबर व्यवस्थाओं का स्वरूप अपनाता है। क्योंकि अगर मनुष्य की बात कर ली जाए तो गैर मानव जो है ना, यानी कि मानव जो अपने आप में पर्यावरण का हिस्सा बताते हुए भी वो स्वयं को पर्यावरण से ऊपर रख रहा है। बात कर ली जाए प्राकृतिक रूप में, जिस तरीके से नदियों के ऊपर बांध बना के आज हम मानव डैम्स बना के अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं या फिर मतलब विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं, तो उससे भी हमारा पर्यावरण का दोहन हो रहा है। अगर बात कर लेते हैं, आप लोग जाके गूगल पे आज विजिट करना कि जो पृथ्वी की गति है फ्यू ऑफ कुछ मिनिमम मिनी मिनी सेकेंड जो है, मिली सेकेंड जो है आपका स्थिर हो चुका है, उसकी गति का स्पीड बहुत कम हो चुका है ड्यू टू डैम। और ये सबसे ज्यादा चीन में एक बड़ा डैम है, वो उस डैम का आप लोग सर्च करके मेरे को कमेंट्स करके भी बताओगे कि उस डैम का नाम क्या है, ठीक है। एवरीवन कमेंट्स जरूर करना, ठीक है, कि हाँ उस डैम का नाम क्या है। उस डैम के कारण जो है पृथ्वी की गति स्लो हो गई है, जिसके कारण ये भी एक पर्यावरण का दोहन है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम ये देख सकते हैं कि इससे हमारा पारिस्थितिक यानी कि बोल सकते हो कि इकोसिस्टम है, ठीक है, वो भी खतरे में पड़ चुका है, जिसके कारण हमारी स्थितियों में आज जो बदलाव होता आ रहा है, भूकंप आना, डिजास्टर आना, साइक्लोन आना, वोल्केनो फटना या फिर अलग अलग अर्थक्वेक आना, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, ठीक है, ये सारी आपदाएं जो है नेचुरल डिजास्टर हैं, इन सभी कारणों से उत्पन्न हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं 1.3। 1.3 है पर्यावरणीय इतिहास के वाद विवाद की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे मानव नैतिकता, मानव जो है पर्यावरण के नैतिकता को भूलता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पारिस्थितिक केंद्रीकरण का जो विनाश हो रहा है यानी कि इकोसिस्टम है उसका सर्वनाश हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं
कानूनी रूप में हमारी राजनीतिक हो रही है कि मानव की जो नैतिकता है वो पर्यावरण पे टिका हुआ है या फिर पर्यावरण जो है अगर हमारे समाज में समाप्त हो जाएगा, जिस तरीके से ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं जो कि एक पर्यावरण का महत्वपूर्ण अनमोल देन है जिसके कारण मानव का जीवन संभव हो पाता है। तो पर्यावरणीय इतिहास में इसका सबसे ज़्यादा बदलाव पेड़ों के कटाई से, जंगलों का साफ-सफाई करके वहाँ पे उद्योग, फैक्ट्रीज़, रसायन उत्पन्न करने के कारण आज जो है पर्यावरण का दोहन हो रहा है, ठीक है? जिसके कारण एंथ्रोपोसेटिज़्म के रूप में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एक शब्द है एंथ्रोपोसेटिज्म जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि हम बखूबी समझ सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ये शब्दों का यूज़ किया गया है जिसके कारण हमारा पर्यावरण है आज बखूबी खतरे में पड़ रहा है, ठीक है? जल हुआ या फिर वनस्पति हुआ, जीव-जंतु हुआ, इन सभी का सर्वनाश हो रहा है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं 1.3.2 का। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक और एंथ्रोपोसीन। एंथ्रोपोजेनिक को हम मानव केंद्रवाद बोलते हैं, यानी कि मानव का जहाँ पे केंद्र टिका हुआ है उसे हम मानव का केंद्रवाद बोलते हैं, यानी कि मानव का जहाँ अस्तित्व टिका हुआ है तो इसे हम एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। ठीक है, अब एंथ्रोपोजीन पोसीन किसे बोलते हैं वो सुन लीजिएगा। तो हम पहले एंथ्रोपोजेनिक बोल देते हैं। मानव का अस्तित्व पृथ्वी के पर्यावरणीय व्यवस्थाओं पर टिका हुआ है जिसे हम एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं, जिसे मानव का केंद्रवाद, जिस पे मानव का अस्तित्व टिका हुआ है, चाहे प्राकृतिक रूप में, चाहे आपके बोल सकते हो पर्यावरणीय रूप में। ठीक है, ये आपका मानव का इतिहास इसी पर टिका हुआ है। मानव जैसे पहले मानव का जिस तरीके से विकास हुआ है, पहले वो आपके आदिमानव के रूप में था, ठीक उसी प्रकार से पहले वो जंगली रूप में था, लेकिन वो जंगलों का एक राजा के रूप में कहलाता था। लेकिन जंगल कहाँ, ये आपका प्राकृतिक का देन है। तो यानी कि एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मानव का अस्तित्व पहले से ही आपके इतिहास जो है पर्यावरणीय और आपके बोल सकते हो प्राकृतिक रूप में टिका हुआ है, यही आपका मानव का केंद्रवाद कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं एंथ्रोपोसीन। एंथ्रोपोसीन का मतलब ये है कि मानव ने अपने केंद्रवाद का उपयोग करके, यानी कि पर्यावरणीय व्यवस्था का उपयोग करके अपना विकास बखूबी आज करने में सक्षम हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या है, वो अपने पेड़ों की कटाई कर रहा है, अपने औद्योगिक व्यवस्था, अपने संसाधनों का प्रयोग कर रहा है, दोहन कर रहा है, जिससे हम जिसका जिसके कारण मानव का विकास है निश्चित रूप में आज हम देख रहे हैं। ठीक है, 2000 के आसपास की बात कर ली जाए, यानी कि 2000 से बाद की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे एंथ्रोपोसीन जो है ग्लोबल व्यवस्था में सबसे ज्यादा आ गया। ग्लोबल व्यवस्था का मतलब यह है कि पूरे विश्व में आ गया। ठीक है, पूरे विश्व स्तर पर हम आज एंथ्रोपोसीन के माध्यम से बखूबी मानव का जो अस्तित्व है देख पा रहे हैं। आज पृथ्वी को हम महज एक बोल सकते हैं, पृथ्वी का एक देन नहीं मानकर स्वयं को हम पृथ्वी का एक अंग मानते हैं, नहीं है, ना कि पृथ्वी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि पृथ्वी एक साइड और मानव एक साइड, इस तरीके से आज हम अनुभव कर रहे हैं, अपितु ये गलत है। पृथ्वी का ही एक अंग है मानव। ठीक है, जिसके कारण आज मानव इस बात को भूलता जा रहा है और इतिहास के पन्नों को उखाड़ के देखा जाए तो मानव का अस्तित्व शुरू से ही पृथ्वी पर ही और पृथ्वी के व्यवस्था, वनस्पति, जीव जंतु पर ही टिका हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 1.4 का। 1.4 है हमारा दीर्घकालिक इतिहास। अब हम बात कर ठीक है, अब हमारा वर्ड आ जाता है, हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पे दीर्घकालिक इतिहास और होलोसीन। होलोसीन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान बात कर लेते हैं होलोसीन, जिसे हम मानव के रूप में देखे जाएंगे कि मानव अलग अलग तरीके से था, जैसे होमोस्फियर था, होमो ठीक है, तो उस स्थिति में हम देखेंगे। तो हम अब बात कर लेते हैं 1.4.1 शिकारी संग्रहकर्ता। संग्रहकर्ता
ठीक है? यानी कि जब मानव शिकार करके अपना भोजन ग्रहण करता था, उस टाइम की बात कर रहा है, ठीक है? यानी कि होलोसीन का मतलब होता है मानव का अब अस्तित्व कैसे-कैसे किस श्रेणी में बँटता गया, ठीक है? वो आपका होलोसीन कहलाता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पोस्ट ग्लेशियर पोस्ट ग्लेशियर युग, यानी कि जब ग्लेशियर पिघलना शुरू हुआ, ठीक है? पोस्ट ग्लेशियर युग लगभग कैलेंडर की बात कर लिया जाए तो ये आपका होता है 11,1700 कैलेंडर वर्ष पहले की शुरुआत के रूप में ये टाइम माना जाता है। ये टाइम कब माना जाता है? 11,1700 कैलेंडर वर्ष पहले की इतिहास के रूप में, यानी कि आज 2000 चल रहा है ना, तो इससे पहले 11,1700 का इतिहास देख लो। जैसे आज 2000 चल रहा है, तो इस मतलब टाइम पीरियड ध्यान रखना कि 11,000 साल वर्ष पहले की बात कर रहा है ये, ठीक है? तो हम वहां पे होलोसीन, जिसका अर्थ होता है पूरी तरह से हाल में ही, यानी कि बात कर लेते हैं होलोसीन पूरी तरह से हाल में ही, ये 1869 में आपका गेवरवाइस गेरवाइस के द्वारा एक शब्द यहाँ पे यूज किया गया। यहाँ पे वो गेरवाइस दार्शनिक है, फिलोसोफर है, भूवैज्ञानिक है, ठीक है? उन्होंने बताया कि जो मानव है उनका इतिहास बहुत ही पुरातात्विक है। पुरातात्विक मतलब बहुत पुराना है, ठीक है? मानव का अस्तित्व बहुत ही पुराना है, ठीक है? तो यहाँ पे बताया गया है कि एंथ्रोपोसीन की व्याख्या कैसे की, इसी होलोसीन के माध्यम से बताया गया। भूवैज्ञानिक के रिकॉर्ड के अनुसार देखा जाए तो 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी जो है उसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। पिछले 10 साल, यानी कि 10 लाख वर्ष पहले की बात यहाँ पे बताई जा रही है कि आज जो पृथ्वी है उसका जो उम्र है वो आपका जो माना जाता है 4.6 अरब साल, ठीक है? पृथ्वी का उम्र जो है, ठीक है? जैसे कि आपका बोल सकते हैं सूर्य का भी उम्र निर्धारित किया गया है कि 5 अरब वर्ष, ठीक है? उसके बाद सूर्य का विनाश एक बोल सकते हो विस्फोटक बम की तरह हो जाएगा और पूरा पृथ्वी उसमें सर्वनाश हो जाएगा, ठीक है? तो ये बात लिखा गया है और माना जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्लेइस्टोसिन। प्लेइस्टोसिन के द्वारा ये बात बताया गया कि 1.8 मिलियन, जिसे हम बात कर लेते हैं 11,500 साल पहले की बात करें, तो जो ग्लोबल एनवायरनमेंट में जो चेंज हुआ और उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा होने लगा और उसके बाद लगभग 50,000 साल पहले पृथ्वी जो है मेगाफोना के रूप में जाना जाता था, जो कि 44 किलोग्राम से भी अधिक वजन था। 44 किलोग्राम, यानी कि पृथ्वी का जो वजन देखो 44 किलोग्राम। मेगाफोना, मेगाफोना की बात की जा रही है, ठीक है? तो ये पृथ्वी का इतिहास है, जहां से मतलब पृथ्वी का। हाँ जी, बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी है उसका विस्तार कब से हुआ, और ये आपका पृथ्वी का विस्तार बता रहा है, ठीक है? अब वहाँ पे आपका देखा गया कि पृथ्वी मेगाफोना के रूप में जाना गया, जो कि 44 किलोग्राम से भी अधिक वजन के जानवर के रूप में था। ये जानवर का है, यानी कि 44 किलोग्राम, यानी कि मेगाफोना एक पृथ्वी का जानवर था जो 44 किलो ओ, ग्राम से 44 किलोग्राम से भी अत्यधिक इसका वजन था। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इससे भी बड़े-बड़े जानवर हैं, लेकिन ये जानवर आप लोगों को लग रहा है कि ये काफ़ी छोटा था, लेकिन इस जानवर का अस्तित्व बात कर ली जाए तो ये ड्रैगन की बात कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग ड्रैगन की सोच रहे हो कि ड्रैगन का सिर्फ 44 किलोग्राम ही वजन है। नहीं, ये बस एक अनुमानित व्यवस्था में उस इतिहास के स्वरूप को देखते हुए ये बस यहाँ पे तर्क रखा गया है, ठीक है? क्यों? क्योंकि भाई उस टाइम इतिहास में भाई वजन करने वाला मशीन थोड़ी ना था कि पर्टिकुलर नाप लिया कि हाँ वो कितने किलो का था, ठीक है? तो यहाँ पे एक बताया जा रहा है कि ठीक है, तो उसकी प्रजाति धीरे-धीरे बढ़ती गई।
ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूरोप के, अब मेगाफोना की बात कर लेते हैं। ये अलग अलग जनस वनस्पति के रूप में जीव जंतु थे, जिन्होंने आपके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय और मेगाफोना, इन सभी क्षेत्रों में भी, और मेगाफोना का अस्तित्व आज भी हम इन क्षेत्रों में आज हम देख सकते हैं, उनके कंकाल व्यवस्थाओं का, उनके स्वरूप का। अगर हम बात कर लेते हैं 10,000 साल पहले का, तो उसमें 43 पीढ़ियां जो हमें देखने को मिल सकती हैं, 43 पीढ़ियां निवास कर रही थी उस समय की बात, 43, जिसे हम 43 के रूप में जानते हैं। तो ये आपका पर्यावरण का धीरे धीरे इतिहास बढ़ता गया, और उसके तत्पश्चात यहाँ पे हमने हिमपात देखा, हिम व्यवस्था देखा। धीरे धीरे जैसे ही आपका देखा गया कि पृथ्वी ठंडा होता गया, तो इस पे जीवन का संभव व्यवस्था धीरे धीरे पनपता गया। उसके तत्पश्चात क्या हुआ कि यहाँ पे मेगाफोना का विस्तार और ज़्यादा खत्म होते हुए यहाँ पे देखने को मिला कि यहाँ पे अलग अलग विद्वानों ने, जैसे कि यहाँ पे वर्ल्ड फायर जैसे हम बोल सकते हैं कि पाइन स्टीफन जे, जो एक वर्ल्ड फायर के रूप में बता रहे हैं कि वर्ल्ड फायर द कल्चर कल्चर ऑफ फायर ऑन अर्थ, यानी कि वर्ल्ड फायर, यानी कि वर्ल्ड में जब जैसे कि पूरे अर्थ पे आग का जब फायर हुआ, जब विस्फोटक हुआ, तो उस समय उसके बाद वो धीरे धीरे अब क्या है, वो बर्फीला एक टुकड़े के रूप में धीरे धीरे यहाँ पे बर्फ, जिसे हम बोल सकते हैं कि उसके बाद ईडन गार्डन जो है, यानी कि बोल सकते हो कि आपने जिस तरीके से, जब आप बोल सकते हो बिग बैंग थ्योरी सुना होगा, आप लोगों ने 12th 11th में पढ़ा होगा कि पृथ्वी का जो विस्तार है बिग बैंग थ्योरी के रूप में ही हुआ है। पृथ्वी जो है आज टुकड़ों में बटा हुआ है, बिग बैंग ड्यू टू बिग बैंग थ्योरी के रूप में देखा गया है। पहले सभी देश एक दूसरे के समान थे। अगर पूरे विश्व का मैप देखोगे ना, तो पूरा विश्व है एक एक जगह पे इकट्ठा था पहला, तो विस्फोट होने के बाद धीरे धीरे वो टुकड़ों में बंटता गया, और उसके बाद धीरे धीरे उनका जो गैपिंग है और ज्यादा बढ़ता गया। आज भी बात कर ली जाए, तो आज भी हमारा बिग बैंग थ्योरी के रूप में ही आज देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत है, उसका जो ऊंचाई है आपको बता देता हूँ, वो प्रति कुछ वर्षों बाद, लगभग काफी वर्षों बाद उसकी ऊंचाई है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यानी कि इंच, मिनी इंच के रूप में बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये आपका ड्यू टू पॉसिबल ऑफ बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से ही हमारा पृथ्वी जो है आज विस्तृत रूप में आज हम देख सकते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया है, आपका यूरोप है, अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, भारत है, श्रीलंका है, आप लोग देखोगे ना, अगर इनको टुकड़ों में बांट के इकट्ठा करोगे ना, तो देखो ये सही सारे जगह पे ज्वाइंट हो सकते हैं। ठीक है, श्रीलंका आप लोग देखोगे कहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और ये आप क्या बोल सकते हो, ये सारे दक्षिणी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इन सभी को जोड़ोगे ना, तो ये एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ये सब टुकड़ों में बटे हुए हैं, ये रियलिटी है। ठीक है, जो आज हमारा साइंस विज्ञान इस चीज को खोज भी कर चुका है। ठीक है, कि पृथ्वी का जो विस्तार है बिग बैंग थ्योरी के रूप में ही हुआ था। तो आप लोग 9th बल्कि 12th और 11th में पढ़ चुके होंगे ज्योग्राफी के बुक में। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं 1.4.2 का, कृषि समुदाय। कृषि समुदाय जिसमें हम मैकलिन के रूप में ये बात कह रहे हैं, कृषि समुदाय मैकलिन क्या कहते हैं कि भाई, जो मनुष्य है, मनुष्य के समझदारी के बाद ही कृषि समुदाय का जन्म हुआ। आश्चर्यजनक ये बात है कि जो मैकलिन थे इस बात को रख रहे हैं कि जिस तरीके से मनुष्य पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक बोल सकते हो कि प्राणी के रूप में भटकता हुआ नजर आ रहा था। जिस तरीके से वो समझदार हुआ, तो एक स्थान पर उसने खेती करना शुरू कर दिया, और खेती से उसे अनाज उत्पन्न होने की प्रक्रिया उसने बड़ी बखूबी अवगत कर लिया। तो इसी स्थिति के कारण क्या है, मैकलिन अपनी बातों को धारणा के रूप में कहते हैं कि जो मनुष्य है वो अब धीरे धीरे खेतीहर जमीन के माध्यम से खोजते हुए नजर आया, और अपने खेती व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को संपन्न जीवन के रूप में, विस्तृत रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास उसके द्वारा किया गया। मनुष्य का जो जीवन है आज हम देख सकते हैं, भोजन और भोजन को इकट्ठा करने के लिए वो जो मनुष्य पहले भटक रहा था अलग अलग श्रम माध्यम के
रूप में। तो अब मनुष्य धीरे-धीरे समझदार होने के कारण उसने एक स्थान पर कृषि करना शुरू कर दिया। पहले वो शिकारी था, लेकिन क्या है, मनुष्य एक स्थान पे रहने वाला एक प्राणी बन चुका है, एक निश्चित स्थान का एक बोल सकते हो कि विधाता बन चुका है। ठीक है? जिस तरीके से पहले मनुष्य अलग-अलग झाड़ी, अलग-अलग फूल पत्ते, कुल्हाड़ी के माध्यम से तोड़ के अपना ये बोल सकते हैं कि खान-पीन का व्यवस्था पूर्ण करता था, तो अभी उसी कुल्हाड़ी के माध्यम से, अलग-अलग झाड़ियों के माध्यम से उसने अपने भोजन को पकाना भी यहीं से शुरू कर दिया और तब जाके मनुष्य का जो विस्तार है, अब पोषक तत्व यानी प्रोटीन्स, विटामिन्स जिस तरीके से पोषक तत्व यानी कि जिसे वो खा के जिस तरीके से वो खा के जिस तरीके से वो खा के ग्रहण करके अपने जीवन को संपन्न कर रहा है, अपने जीवन को पूर्ण रूप से आगे बढ़ा रहा है, उसी व्यवस्था को हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अत्यधिक रूप में यहाँ पे अपने मनुष्य को अब समझदार होने के कारण अपने जीवन को आसानी से संपन्न करने के रूप में लगा पड़ा है मनुष्य। ठीक है? अगर हम इससे रूप में भी बात कर लेते हैं यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं 10 लाख लड़ाकाओं के रूप में यहाँ पे अलग-अलग सिवियो रो के रूप में जो मनुष्य है अलग-अलग भोजनों का सेवन कर रहा है। जैसे कि आज देख सकते हो कि पहले मनुष्य बस एक भोजन को गेहूँ चावल के रूप में, एक अनाज के रूप में समझता था। लेकिन आज उस अनाज से अलग-अलग वैरायटी, अलग-अलग प्रकार के व्यवस्थाओं को संपन्न करके उसके रूप में परिवर्तन करके आज मनुष्य क्या है? आज हर एक चीज़ को, हर एक व्यवस्था को, अपने अनाज, अपने पोषक तत्वों को पकाकर खाने की सुविधा को भी बखूबी जान चुका है। तो मनुष्य आज इस कदर से समझदार हो चुका है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं हम 1.4.3 जैविक विनिमय। जैविक विनिमय का मतलब होता है पर्यावरणीय इतिहास का आदान-प्रदान, जिसके तहत हम ये देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट जो है, बोल सकते हो कि आदान-प्रदान का मतलब होता है लेन-देन। आज मनुष्य क्या कर रहा है? अपने जैविक क्रिया को, अपने गतिविधि यानी कि अपने डेवलपमेंट के माध्यम से क्या कर रहा है? वो पर्यावरण में बदलाव कर रहा है। पर्यावरण में अलग-अलग परिस्थितियों में परिवर्तन कर रहा है, प्राकृतिक व्यवस्थाओं का स्वरूप अदा कर रहा है। अलग-अलग बाधाओं को समाप्त करने के लिए वह प्रकृति का इतिहास मतलब इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है? मानसूनी व्यवस्थाओं का वातावरण, महासागरों का व्यवस्थाओं का स्थिरता या फिर नदियों की स्थिति, समुद्रीय व्यवस्था को स्थिर करना, आज मनुष्य बेखूबी अपने विकास के माध्यम से महासागरों का, विश्व व्यवस्थीय नौकरीय व्यवस्था या फिर बोल सकते हो अलग-अलग बोल सकते हैं कि वातावरणीय व्यवस्था अपना क्या कर रहा है? मनुष्य पर्यावरण का दोहन करते हुए अपना विकास कर रहा है। ठीक है? हिमालय पर्वत की बात कर ली जाए तो आज हिमालय पर्वत का जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि उसके बर्फ में पिघलाव हो रहा है, गर्मी या फिर बोल सकते हो तापमान में वृद्धि हो रहा है, जिसके कारण हिमालय पर्वत जो है धीरे-धीरे उसका ग्लेशियर है पिघलता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि गर्मी के कारण और तापमान के कारण हिमालय पर्वत जो है पूर्ण रूप से पानी के रूप में पिघल कर जितना भी ये ग्लेशियर है, जितना भी रूस के ऊपर दक्षिणी जो अटलांटिक महासागर है या फिर बोल सकते हो आर्कटिक महासागर है, इन सभी महासागरों में जितने भी ग्लेशियर हैं, ये सभी पूर्ण रूप से पिघल कर क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि हमारे पृथ्वी पर 70% पानी है, लेकिन उस पानी का जो पूर्ण रूप से आज स्वरूप है 70% से भी ग्लेशियर से भी अत्यधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ग्लेशियर ही है जिसके कारण आज हम देख सकते हैं कि बचे हुए, लेकिन तापमान अधिक होने के कारण इन ग्लेशियर में पिघलाव होगा और पिघलाव होने के कारण ये समुद्र से जाकर मिल जाएगा और समुद्र के मिलने से समुद्र का लेवल और उसका जो तेजी गति होने के कारण पूरा पृथ्वी है विनाश के कगार पे आ जाएगा। तो अलग-अलग विद्वानों ने इस बात का खोज करके पहले ही बता चुके हैं। जिस तरीके से अटलांटिक जो है यूरोपीय लोग हैं उनके लिए आज देख सकते हैं जिस तरीके से यूरोप में पहले ठंड हुआ करता था, लेकिन आज हम यूरोप की तापमान का नेचुरल तापमान बात कर लेते हैं तो वो एक भारत के नेचुरल तापमान के रूप में देखा जा सकता है। पहले यूरोप में कितना ठंड हुआ करती थी, आपके बोल सकते हो ठंड के रूप में कितना और ज्यादा माइनस में डिग्री चला जाता था, लेकिन आज हम बोल सकते हैं यूरोप में आज हम ऐसा लगता है कि नॉर्मली जैसे भारत की तापमानीय व्यवस्था था, लेकिन आज हम इसी
इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पृथ्वी जिस तरीके से जैविक क्रियाओं में आगे बढ़ रहा है, जीवन को संभव कर रहा है, लेकिन मानव ने अपने विकास के कारण पृथ्वी का जो जीवन है वो उसका विनाश करने के कारण आज पृथ्वी के विनाश के कारण ही मानव का विनाश कुछ समय के बाद निश्चित रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग बोल सकते हो। एफ्रेड क्रॉप्सी जो है इस बात को रखते हैं। अल्फ्रेड जो है, ये नाम देखिए, ध्यान से सुनिए, अल्फ्रेड क्रॉप्सी 1972 में इन्होंने अपने पुस्तक लिखी थी कोलंबियाई पुस्तक लिखी थी कोलंबियाई एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है कि भाई चेंज हो गया। ठीक है, पर्यावरणीय व्यवस्था अब दिन प्रतिदिन चेंज होता जा रहा है। हाँ, उसके बाद फिर क्या है कि मानव का अस्तित्व दिन प्रतिदिन आज देख सकते हैं कि अलग अलग जिस तरीके से आज हम अलग अलग बीमारियों से ग्रसित है, ये किस कारण हुआ है? मानव के अलग अलग खाद्य पदार्थ व्यवस्था, कीटनाशक व्यवस्था, पेड़ों की कटाई, जंगलों की साफ सफाई आज जिस तरीके से मानव कर रहा है और उसका दोहन कर रहा है, इंसुलिन व्यवस्था आगे बढ़ रहा है, काली खांसी, खसरा, चेचक, प्रतिरोध, अलग अलग जितने भी ये बीमारियां हैं, इन बीमारियों का सबसे बड़ा श्रेय जानता है प्रकृति की विनाशकारी व्यवस्था, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि आज प्रकृति का जो दोहन किया जा रहा है मानव, उस व्यवस्था के कारण प्रकृति की भी अलग अलग व्यवस्थाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा के, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ा के हमारे ऊपर जो है हावी हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था जो है हमारे ऊपर पर्यावरणीय व्यवस्था के रूप में आज जो है हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं ऊर्जा लेखा परीक्षा। ऊर्जा लेखा परीक्षा क्या है भाई? ऊर्जा लेखा यानी कि बात कर लेते हैं हम, जहां से मानव ने अपना ईंधन यानी कि ऊर्जा स्थापित किया था। जीवाश्म ईंधन के लिए सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन के लिए सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा है जो पूर्ण रूप से आप देखा जाए तो पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का उस प्रकार से विनाश ना होना और प्राकृतिक रूप में नेचुरल ऊर्जा का उत्पन्न जो है सौर ऊर्जा को माना जाता है। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन की बात कर लेते हैं। जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, आप लोगों को भी पता है, जिस तरीके से आपने कभी देखा होगा कि कोयले की जो उत्पत्ति, कोयले का जो है विस्तार, कोयला कैसे बनता है, पेट्रोलियम कैसे बना, इन सभी को हम बखूबी इतिहास में देख सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो है पृथ्वी के, बोल सकते हैं कि उलट पुलट हो जाने के कारण पृथ्वी पर पेड़ पौधे थे वो धरती में घुसते चले गए और उस पे हाई प्रेशर, हाई डेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर के कारण क्या है वो कोयले में तब्दील होता गया, चेंज होता गया। अगर उसी प्रकार हम पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं तो समुद्र में जितने भी जीव जंतु, समुद्र के जितने भी वनस्पति हैं, उनमें क्या हुआ, पृथ्वी जब उलट पुलट हुई थी तो उस समुद्री व्यवस्था वो और ज्यादा अंदर दबती गई और उनका जो लिक्विड फॉर्म में उनका विस्तार हुआ और वहीं से पेट्रोलियम का विस्तार माना जाता है। तो इसे ही जीवाश्म ईंधन के रूप में देखा गया है। जिस तरीके से अलग अलग जीव हैं, मरने के बाद आप लोग देखते हो कि अलग अलग, जैसे मतलब हम बात कर लेते हैं, किसी ने गोसा जला रखा होगा तो उसका राख बनने के बाद हम खेतों में क्यों रख देते हैं, खेतों में क्यों छिड़क आते हैं? क्योंकि कि भाई उससे क्या है, हमारा उत्पादन शक्ति और ज्यादा मिट्टी का बन जाता है। तो जीवाश्म ईंधन जिसे हम बोल सकते हैं कि अलग अलग जो मतलब पेड़ पौधे या फिर बोल सकते हो कोयला जला के भी हम उन ईंधनों का विस्तार करते हैं। भाई सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या है, जो प्राकृतिक रूप में सूर्य की ऊर्जा को हम एक सोलर प्लेट के माध्यम से उसमें ऊर्जा में तब्दील करके इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं या फिर विद्युत उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण हम उसे सौर ऊर्जा के श्रेणी में रखते हैं। तो ये सौर ऊर्जा जो है आपका पूर्ण रूप से आपका पोल्यूटेड फ्री है। ये पूर्ण रूप से आपका देखा जाता है, इस पर किसी भी प्रकार से पर्यावरण पर ये दुष्प्रभाव नहीं डालता। ठीक है, तो आज बखूबी सरकार जो है सौर ऊर्जा के प्लान को काफी आगे बढ़ा रहा है। हम किसी के घर पे भी देख सकते हैं कि सौर ऊर्जा लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाओं का
स्वरूप है, जो आज हम देख सकते हैं इन ऊर्जाओं के माध्यम से, इन ईंधनों के माध्यम से ही हम अपना जीवन है सरल कर पा रहे हैं। अगर बात कर लेते हैं अर्ध रेगिस्तान में बात कर ली जाए, आधा रेगिस्तान, आधा बोल सकते हैं आपका मिट्टी या फिर बोल सकते हो ज़मीन। तो उन क्षेत्रों में भी या फिर बोल सकते हो आर्कटिक जिस तरीके से क्षेत्र है और अलग-अलग जो भूस्खलन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सवाना क्षेत्र है, उनमें आपके लोगों की संख्या अलग-अलग प्रकार की पाई जाती है। अलग-अलग मिली प्रकार से लोग रहते हैं। अगर रेगिस्तान की बात कर लीजिए तो लाखों बोल सकते हैं कई किलोमीटर दूर भी रेगिस्तान में लोगों की संख्या दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं नेचुरल जगह पर उष्णकटिबंधीय या फिर बोल सकते हो सवाना डेज़र्ट, सवाना क्षेत्रों में या फिर बोल सकते हो कि उपोष्ण कटिबंधीय व्यवस्था पर, तो इनका स्वरूप है हम देख सकते हैं। ठीक है। और बात कर लेते हैं भाई अलग-अलग क्षेत्रों में आज हम देख सकते हैं कि हमारे मनुष्यों की संख्या जिन दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण जो वनस्पति समाप्त हो रहा है। जिस तरीके से पहले मनुष्यों की संख्या थी 1 किलोमीटर में लगभग 1 लोग 2 लोग रहते थे, लेकिन आज हम 1 किलोमीटर में ऐसे भी क्षेत्र हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पे 1 लाख, हज़ार, 50,000 के आसपास लोग रहा करते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि जनसंख्या अधिक वृद्धि होने के कारण वनस्पति का विनाश आज हम निश्चित रूप में कर रहे हैं और अपने ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा पर्यावरणीय व्यवस्था है उसका दिन प्रतिदिन दोहन हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं जीवाश्म ईंधन अथवा महान त्वरण। ठीक है, जीवाश्म ईंधन की बात कर लेते हैं तो हम बढ़ती जनसंख्या के कारण, बढ़ती आबादी के कारण क्या है, हमारा खान-पीन व्यवस्था, हमारी औद्योगिक व्यवस्था और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हम ऊर्जा का उत्पादन और ज़्यादा कर रहे हैं। जोल सकते हैं जलीय व्यवस्था, पवन ऊर्जा, बायो ईंधन, बायोस्फीयर, कोयला जलाकर हम लकड़ियों का व्यवस्थाओं का, तो अलग-अलग व्यवस्थाओं के माध्यम से हम आज जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं, बेशक इलेक्ट्रिसिटी हमारे व्यवस्थाओं को, हमारे सुविधा को सरल कर रहा है, हमारे डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण अंग निभा रहा है, लेकिन हमारी बढ़ती जनसंख्या के कारण उसकी क्वांटिटी, उसकी बोल सकते हो डिमांड के कारण क्या है, हमारा वनस्पति, हमारी व्यवस्था, हमारी प्राकृतिक व्यवस्था है, उसके स्वरूप में काफी परिवर्तन होने के कारण आज हमारा पृथ्वी खतरे में है। ठीक है। ठीक है, अब हम जैसे कि यहाँ पे देखो आप लोगों को डायग्राम भी दिया होगा, पेज नंबर 30 पे है सौर ऊर्जा की युग, यानी कि सौर ऊर्जा का युग क्या है, उत्पत्ति से लेकर लगभग यानी कि 1800 से आपका सौर ऊर्जा का व्यवस्था का युग माना जाता है। जिस तरीके से यहाँ पे सौर ऊर्जा का युग दिया गया है कि मतलब सूर्य के किरणों को एक बोल सकते हैं कि अवशेषित करके उसे विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करने की व्यवस्था को सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें बेशक खर्च लगता है, एक बार काफ़ी टाइम लगता है, मतलब काफ़ी खर्च लगता है, लेकिन इसके बाद ये काफ़ी टाइम तक हम रिलीफ हो जाते हैं। इससे हमें क्या है कि बिजली व्यवस्था उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आज हम सरकारी व्यवस्था की बात कर लेते हैं। सरकारी क्षेत्रों में आज सौर ऊर्जा, सौर प्लेट जो है काफ़ी उपयोग में, काफ़ी डिमांडिंग में आज देख सकते हैं। ठीक है, तो सरकार के रूप में भी आज है सौर ऊर्जा को काफ़ी प्रायोरिटी दिया जा रहा है, जिसके कारण वो सरकार जानती है कि इससे हमारा जो है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस ऊर्जा का उपयोग हम बड़े बखूबी व्यवस्थाओं के माध्यम से दिलचस्पी तौर तरीके से कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो पिछली शताब्दी की बात कर लेते हैं तो पिछली कुछ शताब्दी में जो है ऊर्जा उत्पन्न करने की जो व्यवस्था है उसकी जनसंख्या का डिमांड बढ़ने के कारण जो है ऊर्जा उत्पादन की व्यवस्था अलग-अलग तौर तरीके से करने लगे हैं। जैसे ईंधनों के उत्पादन जीवाश्म ईंधन के माध्यम से, बायोस्फीयर के माध्यम से, डैम बनाने के माध्यम से, सौर ऊर्जा के ग्रीन हाउस व्यवस्था के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं भाई, ऊर्जा उत्पादन यानी कि बिजली की उत्पादन कर रहे हैं। पवन ऊर्जा के माध्यम से हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऊर्जाओं के माध्यम से जो है हमारा बायो गैस के माध्यम से, बायोस्फीयर के रूप में देखा जाए तो हमारा बायो ऊर्जा के है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, जो हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का जो ऊर्जा है वो भी हमारे पर्यावरण को काफ़ी इफेक्ट पहुंचाता है। ग्रीन हाउस जिसके कारण बोल सकते हो गैर उत्सर्जन हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो आज हमारे
वातावरण में फैल रहा है। ठीक है, अलग अलग इन ऊर्जाओं के माध्यम से जो है हमारे समाज का स्थिति है काफी खराब होता जा रहा है। अगर हम यहाँ पे डायग्राम की बात कर लेते हैं तो यूएसए में आपका देखा जाता है 2000 के रूप में आज है अलग अलग तौर तरीके से हम ऊर्जाओं का प्रोडक्शन देख सकते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड के रूप में, फूड होल्ड के रूप में, ट्रांसपोर्ट के रूप में। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है कि सबसे ज़्यादा यूएसए में जो है अलग अलग क्षेत्रों के रूप में जो है ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट के रूप में यूएसए में सबसे ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फूड के रूप में है उसमें कम कर रहा है। हाँ, हाउस होल्ड के माध्यम में कम कर रहा है, यानी कि घरों में बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को कम कर रहा है, लेकिन उसका प्रोडक्शन के जो प्रोडक्शन है, यानी कोई भी चीजों का बनाना, चाहे मशीन हो, चाहे बोल सकते हो खाने पीने का पैकेट, रैपर, एनीथिंग एल्स, कुछ भी प्रोडक्शन। ठीक है, तो उसके रूप में हमारे ऊर्जाओं का उपयोग किया जा रहा है। तो ये एक डायग्राम के माध्यम से जो है टाइम पीरियड के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है कि सबसे ज्यादा किस देश में क्या क्या यूज किया जा रहा है। तो अब हम बात कर ले विकास और स्थिरता। विकास और स्थिरता की बात कर लेते हैं तो आज हमारा विकास है वो दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं, डे बाय डे हम क्या है, मनुष्य आज मंगलयान, चंद्रयान, या फिर बोल सकते हो मंगल ग्रह पे खोज कर रहा है, चांद पे खोज कर रहा है, या फिर अलग अलग बोल सकते हो ग्रह पर आज जो है वो स्टडी कर रहा है। बात कर लेते हैं मैरियाना गर्त। मैरियाना गर्त जो कि आज मनुष्य जो बोल सकते हो पृथ्वी की गहराई को भी नापने के लिए आज मैरियाना गर्त में हम देख सकते हैं कि 12.8 किलोमीटर तक है पृथ्वी के अंदर खुदाई की जा चुकी है कि पृथ्वी कितना गहरा है, पृथ्वी के अंदर की लंबाई कितनी है। तो आज तक जो हाईएस्ट खोज किया गया है पूरे विश्व में 12.8 किलोमीटर, यानी कि बस इतना ही खोज किया गया। इसके बाद खोज जारी रह नहीं पाया, क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या है, अलग अलग उस गर्त से, गर्त का मतलब यानी कि गहराई से आवाज आने लगा, उसका तापमान इतना हाई हो गया कि जो मशीनें खुदाई के लिए यूज की जाती थी वो पिघल जाती थी। तो आज तक जो हाईएस्ट खोद किया गया है पूरे विश्व में मैरियाना गर्त, जो कि 12 किलोमीटर तक ही, 12.8 किलोमीटर के आसपास ही किया गया है। ठीक है, उस खुदाई को आगे हमारे सरकार या फिर पूरे विश्व सरकार के रूप में उसके बोल सकते हैं कि उसकी मंजूरी नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो है जो मशीनों का जो व्यवस्था का है वो पिघलना शुरू हो जा रहा था, मशीन काम करना बंद कर दिया करती थी। ठीक है, तो इसीलिए उस खुदाई को बैन कर दिया गया सरकार के द्वारा। ठीक है, तो आज मनुष्य है अलग अलग मतलब खोज परख कर रहा है, लेकिन उस खोज परख से भी हमारा समाज और हमारा पर्यावरण खराब होता जा रहा है, दूषित होता जा रहा है, जीवन का विनाश हो रहा है। ठीक है, आज हम नेचर से बेशक जितना भी हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, नेचर हमारा बदला ले या ना ले, लेकिन आने के समय पे वो किसी ना किसी रूप में, चाहे भूस्खलन, चाहे सुनामी, चाहे भूकंप, किसी ना किसी प्रकार से आज वो बदला लेकर ही रहता है। आज हम देख सकते हैं भारत में जिस तरीके से कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले जो है 2023 के आसपास, 2023 में ही बोल सकते हैं 4 महीने पहले की बात कर लेते हैं, इतनी बेकार स्थिति थी, लगभग बाढ़ पूरे क्षेत्र में, पूरे दिल्ली शहर में अलग अलग क्षेत्रों में बोल सकते हैं डैम टूट गया, अलग अलग क्षेत्रों में इमारतों का गिर गया। ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा क्या है भाई, वो भी हमसे रिवेंज ले रही हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं 1.7, पर्यावरणीय न्याय या फिर पर्यावरण समानता। पर्यावरणीय न्याय क्या है? पर्यावरणीय न्याय क्या है भाई? हम पर्यावरणीय न्याय की बात कर लेते हैं तो कई आलोचकों को, कई विद्वानों का मानना है कि पर्यावरण है ना वो स्वयं अपना न्याय करता है। पर्यावरण के प्राकृतिक रूप में कोई संसाधनों का दोहन कर रहा है, मनुष्य पर्यावरण के ऊपर अपने आप को हावी कर रहा है, तो पर्यावरण भी अपना न्याय जरूर करता है। उसके लिए किसी न्यायालय व्यवस्था का स्वरूप अपनाया नहीं जाता, पर्यावरण अपना खुद निर्णय स्वयं सुनाता है निर्णय आने पर। पर्यावरण न्याय अगर बात कर लेते हैं तो आंदोलन, अमेरिका के अलग अलग समुदाय व्यवस्था, अलग अलग जाति व्यवस्था की बात करें तो भाई हमारे एजेंसियां हैं जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि कानून व्यवस्था बनाया गया है कि पर्यावरण को हम सुरक्षित रख सके। जैसे बात कर ली जाए पृथ्वी प्रथम बोल सकते हो रेडियो पृथ्वी सम्मेलन अपनाया गया था 1992 में, तो उस सम्मेलन में क्या किया गया था, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बैठक की गई थी। तो हम इस स्थिति में देख सकते हैं कि कुछ ऐसे देश भी हैं जो पर्यावरण
पर्यावरण की व्यवस्था को बचाना चाहते हैं, लेकिन हम उन व्यवस्थाओं को महज बस किताबी दस्तावेज के रूप में सजो कर रखते हैं, लेकिन उस पर्यावरण को हम बचाने के लिए कुछ कार्य नहीं कर रहे। तो ठीक उसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं 1.7.1 विकसित और विकासशील राष्ट्र। विकसित राष्ट्र जी बात कर लेते हैं, जिसके कारण सबसे ज्यादा अगर बात कर लेते हैं विकसित राष्ट्र जो अपना विकास करने के लिए अलग अलग प्रकार की रसायन तत्वों का उपयोग कर रहे हैं, वहीं से सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति देख सकते हैं। आज पूरे विश्व की बात कर ली जाए, ग्लोबल वार्मिंग फैलाने का, जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने का, पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने के कारण, तथा मीथेन गैस और CFC जो यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, वो सबसे ज्यादा आज चीन के कारण बढ़ रहा है। उसके रसायन, उसके अलग अलग बोल सकते हैं डैम वगैरह बनाने और उसके अलग अलग ब्रिजेस बनाने के लिए जो तत्वों का प्रयोग किया जाता है, तो उसके कारण अत्यधिक मात्रा में उसके द्वारा जितने भी हथियार बनाए जाते हैं, अलग अलग विस्फोट किए जाते हैं, तो उसके कारण अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन गैस बढ़ रही है, जिसके कारण हमारे पृथ्वी का विनाश निश्चित एक समय के बाद हो जाएगा। जिसके कारण आज हम देख सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ने के कारण, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण, मीथेन गैस बढ़ने के कारण आज हमारा ओजोन लेयर दिन प्रतिदिन खतरे में पड़ रहा है। दिन प्रतिदिन वहाँ की जो बोल सकते हैं कि सूर्य की किरणें से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही है हमारे धरती पर, हमारे अलग अलग स्किन डिजीज, अलग अलग कैंसर जो उत्पन्न कर रहे हैं, एक छोटे से बच्चे को भी कैंसर हो जा रहा है स्किन का। तो ये सारी व्यवस्था जो है आज मनुष्य खतरे पे, बीमारी अलग अलग जो हो रही है, ये ड्यू टू रीजन ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 1.7.2 गरीबों का पर्यावरणवाद और लिंग और नस्ल। गरीब गरीब लोग क्या करते हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि चिपको आंदोलन यानी कि उत्तराखंड के महिलाओं के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन क्या था, पूर्ण रूप से देखा गया कि उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई हो रही थी सरकार के द्वारा उस तरीके से, तो वहां के गरीब लोग, जो महिलाएं थी, बढ़ चढ़कर चिपको आंदोलन के रूप में अपने आप को आगे किया, समर्पित किया, और जो पेड़ों की कटाई से रोकने के लिए सरकार पर व्यंग किया, लेकिन सरकार ने इस बात को माना नहीं। और वहां के जो सरकार, जिस तरीके से निजी सरकार थी, या फिर बोल सकते हैं कि जिस तरीके से वहां का ठेकेदार था, तो वहां पे महिलाओं ने अपने आप को पेड़ से चिपका कर, और उन्होंने बोला कि इस पेड़ को कटाई से पहले हमारे जीवन की विनाश करना आपको पड़ेगा। तो इसी व्यवस्था को देख सकते हैं कि गरीबों ने सबसे ज्यादा अपने पर्यावरण को महत्व दिया है। अगर एक गरीब इंसान की बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा अगर किसान की बात कर लेते हैं, तो पर्यावरण का जो कीमत है, एक किसान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। एक किसान श्रमिक से बेहतर पारिस्थितिक व्यवस्था को कोई नहीं समझ सकता। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर अलग अलग स्थिति अपनाई जा रही है, अलग अलग व्यवस्था भूमिका अपनाई जा रही है, लेकिन एक गरीब बखूबी जानता है कि किस तरीके से अपने पर्यावरण को बचाया जा सकता है, पर्यावरण हमें क्या देता है, किस तरीके से आज 1992 में द जेंडर ऑफ इन्वायरमेंट रूप में देखा गया कि जेंडर में अलग अलग इन्वायरमेंट है। ठीक है, इन्वायरमेंट में अलग अलग जेंडर है, तो उस जेंडर की भूमिका ना देकर हमारे व्यवस्था में देखा जाए तो हमारे पर्यावरण को प्रायोरिटी देने वाले किसी भी लिंग व्यवस्था का ध्यान नहीं रखा गया, चाहे महिलाएं हुई चाहे पुरुष हुए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 1.8 सारांश। सारांश इट मीन्स कंक्लूजन। सारांश होता है इस पूरे चैप्टर का निचोड़, जिससे हम बोल सकते हैं कि आपने 9th और 10th में अपने साइंस की बुक पढ़ा होगा। साइंस के बुक में एंड ऑफ द चैप्टर में आपने ब्लू बॉक्स का समरी देखा होगा। उस पूरे समरी का आज पूरा निचोड़ हम इसके रूप में देख सकते हैं कि पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। तो पूरे चैप्टर में हमने पर्यावरणीय इतिहास पढ़ने के साथ साथ पर्यावरण को संरक्षित करने की प्रक्रियाएं भी देखी, और पर्यावरण के दोहन के कारण अलग अलग डिजास्टर व्यवस्था देखा। अलग अलग गतिविधियों ने, अलग अलग देश ने बढ़ चढ़कर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाए। ठीक है, तो हमने इसमें पूरा पर्यावरण का इतिहास और उसके स्वरूप का वर्णन किया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जो कि कवर होता है हिस्ट्री का, BHIE 143। ठीक है स्टूडेंट्स।